नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। पिछले भाग में हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में पढ़ा था तथा क्षेत्र में हमने राज्य की भूमिका के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणाली और नागरिकों का क्या योगदान है, नागरिकों का विकास राज्य में रहते हुए किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नागरिकों के कौन से क्रियाकलापों को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समाहित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले नागरिक और सरकार। आप सबको पता होना चाहिए, सरकार वह है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जब क्या हो, उसके पास में सरकार हो। तो सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में आपने सुना होगा बच्चों कि सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के जो 3 अंग है बच्चों, इन सरकार के 3 अंगों के बारे में हम सब जानते हैं। सरकार के 3 अंगों के बारे में सब जानते हैं। सरकार के 3 अंगों में से एक है व्यवस्थापिका, नाम सुना है आपने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की सुरक्षा करती है। तो सरकार इन तीनों अंगों के माध्यम से कानूनों का निर्माण करती है, देश में लागू रखती है और हमारे कानूनों की सुरक्षा करने का कार्य करती है। आज सभी जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जो कि आधुनिक है, उन सभी देशों में नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है और भारत में भी एक लोकतांत्रिक संस्था होने के कारण भारत में नागरिकों और सरकार के बीच में संबंध है और इन्हीं संबंधों के आधार पर राज्य का प्रमुख दायित्व होता है व्यक्ति के कल्याण और व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करना। ये जो सरकार के द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वह सब इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नागरिक और सरकार में सरकार क्या करती है, नियमों एवं कानूनों का निर्माण करती है, विवादों को सुलझाती है और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। कौन? सरकार। और यही कारण है कि नागरिकों का कल्याण करना है, नागरिकों का विकास करना है या राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तो उसको क्या चाहिए? उसको सरकार चाहिए। इसीलिए हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के अंगों के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, उसके समस्त अंगों की शासन व्यवस्था के बारे में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं बच्चों। देखो, इसके अलावा नागरिकों का एवं समाज का कल्याण और विकास करने का कार्य भी कौन करती है? सरकार करती है। इसके अलावा यही कारण है कि नागरिक और सरकार के बीच में हमेशा संबंध पारस्परिक रहते हैं। नागरिक जो है वो सरकार को प्रभावित करता है और सरकार की जो कार्य नीतियां हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उससे नागरिक प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे बच्चों तो क्या है कि नागरिकों के कौन से ऐसे अधिकार हैं जो कि सरकारों ने प्रदान किए हैं और उन्हें हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाहित करते हैं। आप सबको पता है कि सरकार नागरिकों को अधिकार देती है और कहती है कि कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। तो नागरिकों के अधिकारों का वर्णन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, नागरिकों के अधिकारों को हम 3 कैटेगरी में मान सकते हैं। तो अधिकार क्या है?
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसको ये मिलना ही चाहिए, वही अधिकार है। तो अधिकारों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। नागरिक अधिकार कौन कौन से हैं विद्यार्थी, जो कि नागरिक होने के नाते उनको मिलने ही चाहिए, वो देखिए। नागरिक अधिकारों में सबसे पहले आता है जीवन का अधिकार। राज्य में रहते हुए व्यक्ति को जीने का हक है। इस जीने के लिए उसको किसी भी प्रकार का, चाहे सरकार की तरफ से हो या कोई भी दूसरा व्यक्ति, क्या नहीं कर सकता, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जीने का अधिकार हर नागरिक को है। उसके बाद आता है संपत्ति का। अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, ये अधिकार। उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, कहीं पर भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है। इसके अलावा जिसके लिए उसको अवसरों की भी समानता होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता बच्चों। उसके बाद आता है भाषण, अभिव्यक्ति और समानता। आप सबको पता है कि हमारे भारतीय संविधान ने भी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत 19A में भाषण की स्वतंत्रता दे रखी है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके अलावा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हमारे भारत में जिसको रखा गया है, ये भी राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख विषय है, राजनीतिक मूल्य है। इसके बिना हम राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते, इसके बिना स्वतंत्रता अधूरी है, इसके बिना न्याय अधूरा है। तो समानता का होना बहुत ही जरूरी है। समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, सार्वजनिक स्थानों पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्तियों को होना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें समानता के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है बच्चों, तो उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और राज्य का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास करने की परिस्थितियां उनको प्रदान करना। तो नागरिकों की ये जितने भी अधिकार हैं, ये सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार आता है बच्चों सामाजिक अधिकार। समाज का सदस्य होने के नाते हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले होने चाहिए। इसमें आर्थिक गतिविधियां भी समाहित हो जाती है विद्यार्थियों। देखिए, आर्थिक कल्याण में कौन कौन सी गतिविधियां आती है, जैसे मैं ये बोलूं कि काम के घंटे निश्चित होना, इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, काम की परिस्थितियां सही होनी चाहिए। ये सारी चीजें सामाजिक जीवन में रहते हुए हमें मिलनी चाहिए। तो काम के पेंशन मिलनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो वेतन है वो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुरुष को ज्यादा वेतन मिले और महिला होने के नाते उसको कम वेतन मिले। तो ये सारी नीतियां जो आर्थिक कल्याण से संबंधित है वो कौन बनाती है, सरकार बनाती है। तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्थिक कल्याण की जो नीतियां हैं वो अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके बाद है सम्मानजनक जीवन। हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, ये आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। उसकी बुनियादी
आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसके लिए हमारी जो सरकार है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है आपका, इसके अलावा जो भी योजनाएं चलाती है ताकि हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके, ये सारी चीजें राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है राजनीतिक अधिकार। हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सब का मेन मोटिव यही रहा। फ्रांस की क्रांति में आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति में पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। उससे पहले जो अमीर था, जो योग्य था, उसी को वोट देने का अधिकार था। लेकिन भारत में जब से हमारा संविधान बना, हमें मत देने का अधिकार दिया गया, हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने अधिकार देखे कि ये नागरिकों के अधिकार है और इन अधिकारों को प्रदान करना राज्य का उद्देश्य है और राज्य के उद्देश्य को हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में समाहित करते हैं। उसके बाद देखिए कि ये जितने भी आपके क्या है अधिकार हैं, इन अधिकार तो सरकार ने दिए, लेकिन सरकार ने नागरिकों से कुछ अपेक्षाएं भी रखी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो चलेगी कैसे। चलाने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसे की व्यवस्था के लिए नागरिकों के कुछ कर्तव्य माने और कहा कि सरकार सकारात्मक गतिविधियों में तभी कार्यवाही कर सकती है, सकारात्मक रुझान तभी कर सकती है या राज्य का विकास तभी कर सकती है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वीकार करे, तभी राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। बच्चों देखो, नागरिक कर्तव्यों में सबसे पहला है आपका कर देना। कर देना, आप सबको पता है कि हम सब टैक्स देते हैं और जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स के बजट से ही योजनाएं चलती है। उन योजनाओं के आधार पर आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। तो नागरिकों का कर्तव्य है कि जो सरकार ने टैक्स बता रखे हैं कि ये टैक्स आपको जमा करवाना है, तो आप वो टैक्स जमा करवाएं। ये नागरिकों से सरकार अपेक्षा रखती है। दूसरा है विधि एवं नियमों का पालन। आप सब जानते हैं हमें अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अधिकार तभी मिल सकते हैं या अच्छे रूपों में मिल सकते हैं जब हम सरकार के द्वारा बनाए हुए कानूनों का, विधियों का हम सब क्या करें बच्चों, पालन करें, तभी हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। आप सबको पता है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के सड़कों का निर्माण किया जाता है, जगह जगह पर शौचालयों का निर्माण किया जाता है, जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया जाता है ताकि आम आदमी परेशान ना हो। तो हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, सुरक्षा करें। उसके बाद आता है असामाजिक तत्वों को पकड़ने में मदद। आप सब जानते हैं बच्चों, हमारे समाज में या हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज की व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं। इन असामाजिक तत्वों को पकड़वाने में हमें सरकार की मदद करनी चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए। तो ये सारे नागरिक कर्तव्य अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, हमारी सरकार नकारात्मक कार्यवाही नहीं करके सकारात्मक कार्यवाही की तरफ आगे बढ़ेगी और हमारे देश को आगे लेकर के जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार का क्या कार्य है। सरकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करती है और उनके द्वारा कुछ कर्तव्य भी बताए जाते हैं ताकि सरकार अच्छे तरीके से कार्य कर सके। तो आपने सरकार के कार्य प्रणाली और सरकार और नागरिकों के बीच में जो भी संबंध है उनके बारे में आपने पढ़ा। इसमें आप ध्यान रखना, इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ध्यान रखना।
आपसे अधिकार पूछे जा सकते हैं कि नागरिकों के अधिकार कौन कौन से हैं, तो आपको तीनों अधिकारों के बारे में ध्यान रखना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। नागरिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको हेडिंग में लिखवा दिया है। इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। अब अगले अध्याय में अपन देखते हैं, अगले भाग में हम करते हैं। आप सबने देखा कि नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसे क्या देनी पड़ेगी? स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तो ही वो अपने विचारों को क्या कर सकता है? अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और अपना व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। राज्य उसके व्यक्तित्व विकास में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अब बात आती है कि स्वतंत्रता आया कहां से? तो देखिए बच्चों, स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लिटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो आपसे पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है बच्चों, छोटे जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता क्या है। तो आपका आंसर होगा स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लिटर शब्द से बना है। स्वतंत्रता लैटिन भाषा के लिटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। अब बात आती है कि हमारे स्वतंत्रता का जो अर्थ है या परिभाषा है वो प्राचीन काल से लेकर अब तक बदलती जा रही है। प्राचीन जो हमारे उदारवादी हुए, जिनमें मिल साहब का महत्वपूर्ण योगदान है, प्रारंभिक उदारवादियों ने साफ कहा कि राज्य की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। राज्य की भूमिका न्यूनतम इसलिए होनी चाहिए ताकि व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में वो हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाएगा। ये प्रारंभिक उदारवादियों ने कहा। तो हम स्वतंत्रता को दो रूपों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक उदारवादियों के अनुसार जो प्रकार बताया वो था बच्चों नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा जो पहलू है जो आधुनिक स्वतंत्रता के पक्षधर मानते हैं, राजनीतिक चिंतक मानते हैं, वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के दो प्रकार है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों कि स्वतंत्रता को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होगा नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। उसके बाद आता है बच्चों कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो देखिए, किसी प्रकार की बाधा न होना, किसी भी प्रकार की बाधा न होना, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ये किसने कहा? ये बताया प्रारंभिक उदारवादियों ने। इसमें एक डेफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर आप नकारात्मक स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। मिल साहब ने कहा कि बाधा एक बुराई है, बाधा एक बुराई है। तो यहां पर इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करती। वो कहती है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य को किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा। उसके बाद आप आते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर। तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है। देखो बच्चों, आपने देखा कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की व्यक्ति के मामलों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति को छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक जो विचारक है, जितने भी राजनीतिक विचारक हुए, उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को माना। क्यों माना? उन्होंने कहा कि आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक कि आप दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते, और दूसरों की स्वतंत्रता को
आप बाधित करेंगे तो कानून द्वारा आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर सभी लोगों को स्वतंत्र रखना है, सभी लोगों की स्वतंत्रता का विकास करना है, तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करना होगा और ये सीमित करने का कार्य करती है बच्चों सरकार। तो सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, व्यक्ति वहां तक स्वतंत्र है जहां तक उनकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। इसमें लास्की साहब ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है बच्चों कि स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्ति के विकास असंभव है। और आप सबको पता है कि राज्य का या राजनीति विज्ञान का कि सरकार का एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। और अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसको स्वतंत्र रखना होगा। उसके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप ना तो राज्य के द्वारा होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ये लास्की साहब ने कहा कि स्वतंत्रता वह अवसर है जिसके बिना व्यक्तित्व का विकास असंभव है। उसके बाद देखिए, सभी की स्वतंत्रता के लिए कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्या करना पड़ता है? कानून द्वारा सीमित करना पड़ता है। अगर सभी को स्वतंत्र रखना है तो कुछ लोगों की स्वतंत्रता को क्या रखना होगा? आपको सीमित करना होगा। इसके अलावा आपने देखा कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा करने का कार्य कई तरीकों से किया जा सकता है कि स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है हर व्यक्ति की, सभी व्यक्तियों की, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सबसे पहली है संविधान की। आप सबको पता है, हमारा संविधान ही नहीं, विश्व में जितने भी संविधान हुए उन संविधान में कुछ ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया ताकि स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सके। और हमारे यहाँ पर एक अधिकार बना दिया स्वतंत्रता को, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में इसीलिए जोड़ा गया ताकि स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार में भी किसकी सुरक्षा होती है? स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सकती है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट बच्चों, न्यायपालिका। न्यायपालिका भी किसकी सुरक्षा करती है? स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। जो मैंने आपको अनुच्छेद 32 में बताया कि अगर आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है या आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है, चाहे राज्य के द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो न्यायपालिका भी स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है बच्चों। उसके बाद में आता है शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप सबको पता है, केंद्रीकरण निरंकुशता को बढ़ाती है और विकेंद्रीकरण निरंकुशता को कम करती है बच्चों। तो हमारे भारतीय संविधान में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया और हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में ही कर दिया गया ताकि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जा सके। क्यों? सरकार कुछ ऐसी नियम और विधियां बना सकती है या लागू कर सकती है जिससे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस स्वतंत्रता का क्या करती है? सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो शक्तियों का विभाजन इसीलिए किया गया ताकि स्वतंत्रता का हनन ना हो सके। उसके बाद आता है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन आप सबको पता है, मैंने बताया भी था कि सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून की सुरक्षा करती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो ये जो तीनों अंग है इनमें शक्ति विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन किया गया है और एक दूसरे की
क्या करती है, निरंकुशता को रोकने का कार्य भी करती है। आप सबको पता है कि सरकार ने अगर कुछ ऐसे नियम बना दिए जिसमें स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है, रोकने का कार्य कर सकती है बच्चों। तो शक्ति का विभाजन है। तो यहां पर मॉन्तेस्क्यू की मैं परिभाषा देना चाहूंगी। मॉन्तेस्क्यू साहब ने कहा, मॉन्तेस्क्यू का नाम सुना होगा आपने, मॉन्तेस्क्यू साहब ने एक बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी कि शक्ति पर नियंत्रण शक्ति के द्वारा ही होना चाहिए। शक्ति पर नियंत्रण तभी स्थापित किया जा सकता है, किसके द्वारा, शक्ति के द्वारा। तभी इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में और शक्ति का विभाजन किया गया बच्चों। उसके बाद है कानूनी समानता। कानूनी दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समानता मिलनी चाहिए, और सभी व्यक्तियों को जब समानता मिलेगी तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। उसके बाद है सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता। सामाजिक रूप से वो उसको न्याय मिलना चाहिए और उसे आर्थिक समानता मिलनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था, ये सब आर्थिक समानता को बढ़ाती है। उसके बाद आता है सुसंगठित दलीय व्यवस्था। अगर हमारी दलीय व्यवस्था सुसंगठित है तो वो क्या करती है, व्यक्ति के जो भी कार्य स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं या राज्य कोई भी गलत कार्य करती है, तो सुसंगठित अगर राजनीतिक दल है तो उसको रोकने का कार्य करते हैं। उसके बाद आता है निरंतर सतर्कता। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि स्वतंत्रता के ये सभी पहलू तभी काम करेंगे जब कौन, नागरिक सतर्क होगा। अगर नागरिक सतर्क है तो स्वतंत्रता हमेशा कायम रहेगी। इसीलिए निरंतर सतर्कता को स्वतंत्रता का मूल्य माना गया है। तो ये सारी चीजें स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको देखते रहिए। और ये जो लास्ट वाला है आपका निरंतर सतर्कता, स्वतंत्रता का मूल्य क्या है, तो आपका आंसर होगा निरंतर सतर्कता। ये सब स्वतंत्रता की क्या करते हैं बच्चों, सुरक्षा करते हैं। अब बात करते हैं हम कि आपने देखा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कई बार सरकार के सामने ये समस्या आ जाती है कि स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए या समानता को स्थापित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय भी हो जाता है, तो हमें वहां पर न्याय की आवश्यकता होती है। इसीलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम राज्य, सरकार और नागरिकों के लिए न्याय की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, न्याय की प्रासंगिकता को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि न्याय है क्या। तो देखिए, न्याय क्या है। न्याय लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से बना है। किससे बना है, जस्ट शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है बच्चों बंधन या जोड़ना। जो जोड़ने का कार्य करता है वही न्याय है। यहां पर आपने देखा कि कई बार स्वतंत्रता और समानता दोनों असंगत हो जाते हैं, तो स्वतंत्रता और समानता को जोड़ने का कार्य और राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है, न्याय के दृष्टिकोण को देखते हुए किया जाता है। इसीलिए बारकर साहब ने एक सुंदर ही परिभाषा दी, किसकी, न्याय की। देखिए, बारकर के अनुसार न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा क्या कहा है बच्चों, संश्लेषक कहा है। राजनीतिक मूल्यों में स्वतंत्रता भी आती है, समानता भी आती है। तो इन मूल्यों को के बीच में सामंजस्य, कई बार स्वतंत्रता और समानता को देखते हुए दोनों के बीच में असमंजस की स्थिति हो जाती है। कई बार स्वतंत्रता समानता के ऊपर हावी हो जाती है। बच्चों, आपने देखा कि हमने जो अवसर पाने का अधिकार है कि हर व्यक्ति को, लेकिन उसमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया, तो उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके साथ क्या किया गया,
असमानता का व्यवहार किया गया। तो कई बार स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जोड़ने का कार्य, सामंजस्य करने का कार्य, विश्लेषण करने का कार्य करता है न्याय। इसीलिए बारकर की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है न्याय को समझने के लिए। न्याय को राजनीतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा संश्लेषक कहा जाता है। अब बात आती है कि न्याय के कई पहलू माने जाते हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है वितरक न्याय। आप सबको पता है कि समाज में गरीब भी है, अमीर भी है, कोई मजदूर है, कोई मालिक है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई शिल्पकार है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है। तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर उनकी आय का वितरण कैसे हो, इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाए, ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता जा रहा है। आपने देखा कि वितरक न्याय क्या है, वितरक न्याय किसके आधार पर किया जाना चाहिए, ये राजनीति विज्ञान के चिंतकों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाता है और राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। तो वितरक न्याय को अगर आप समझना है तो 3 पॉइंटों को आपको समझना होगा, योग्यता, आवश्यकता और तीसरा है आपका समानता। तो देखिए बच्चों, योग्यता का मतलब यही है कि आप समाज में जो प्रतिष्ठा आपको मिले वो योग्यता के आधार पर मिले। आय का वितरण और सामाजिक प्रतिष्ठा का वितरण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ये कहता है वितरक न्याय का एक पहला पॉइंट, यही कहता है। अब बात आती है कि योग्यता का निर्धारण किससे किया जाए, योग्यता किसको मानी जाए बच्चों, ये एक प्रश्न रहता है। इसमें समाजवादियों ने अलग बात कही और आपके उदारवादियों ने अलग बात कही। उदारवादी कहते हैं कि जिसका बाजार में मूल्य अधिक है, जिसका बाजार में अधिक मूल्य है उसको अधिक मूल्य मिलना चाहिए और जिसका कम मूल्य है उसको कम मिलना चाहिए। इसमें राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन समाजवादी ये कहते हैं कि जिसको कम मिल रहा है उसको राज्य के द्वारा विशेष सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ये समाजवादी कहते हैं। तो योग्यता के आधार पर, वितरण के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वितरण ऐसा होना चाहिए जिसमें योग्यता हो उसको अधिक मिलना चाहिए और जिसमें कम योग्यता हो उसको कम मिलना चाहिए। अब कई वितरक न्याय में ये कहते हैं कि आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा और आय का वितरण होना चाहिए। अब इसमें भी ये प्रश्न आता है कि आवश्यकताएं किसको माना जाए, रोटी, कपड़ा और मकान को आवश्यकता माना जाए। मार्क्सवादी अलग बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनको राज्य के द्वारा, मैंने बताया ना, आवश्यकताएं 2 के द्वारा पूरी होगी आपकी। एक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी आपकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का कार्य कौन करेगा, कल्याणकारी राज्य करेगा। और जो आपकी दूसरी आवश्यकताएं हैं उनको कौन पूरी करेगा, उनको बाजार पूरी करेगा। उसके बाद आता है समानता। वितरक न्याय तभी होगा जब हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो। समान परिस्थितियों में हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करना ही समानता के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि पारिश्रमिक की पहचान या व्यवहार की पहचान, पारिश्रमिक की पहचान और व्यवहार की पहचान ही समानता है। यहाँ पर समानता की एक बात करेंगे हम, अवसर की समानता। हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए कि उसकी व्यवहार की पहचान हो। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई, अवसर की समानता। जैसे मैं ये बोलूँ कि यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी में आप जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी, उन सब के लिए एक ही योग्यता है, क्या, कि वो बीए की डिग्री उनके पास होना चाहिए। तो मतलब यह है कि जिसने बीए की डिग्री ली है उन सबको समान अवसर हमने उपलब्ध करवाया। तो ये क्या है, अवसर की समानता है। लेकिन अवसर की समानता भी कई शर्तों पर काम करती है। आप सबको अवसर की समानता, सभी को अवसर मिले, उसके लिए
कुछ लोगों को, जैसे दलित है, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वो प्रथम दर्जे में आ सके, उनको भी समाज में अवसर मिल सके। इसके लिए आरक्षण का प्रावधान भी अवसर की समानता के अंतर्गत आता है। और अवसर की समानता ये कहती है कि समान परिस्थिति में समानता का व्यवहार उनके साथ किया जाए बच्चों। तो अवसर की समानता समझ में आ गया आपके? तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पदों एवं कार्यालयों में समान प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा मैंने बताया अवसर की समानता तभी प्राप्त होगी जब सभी व्यक्तियों को, जो आपके दलित या मुख्य धारा से दूर जो लोग हैं, उनको विशेष सुविधाएं या उन्हें आरक्षण का प्रावधान देंगे, तभी उन्हें अवसर मिल पाएगा। उसके बाद है एक जैसे मामलों को समान रूप से देखा जाए। एक जैसे अगर मामले हैं उनको समान रूप से अगर हम देख रहे हैं तो वो कौन सी समानता है? अवसर की समानता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि योग्यता, आवश्यकता और समानता, अवसर की समानता, इन तीन आधारों पर हम वितरक न्याय के माध्यम से समझ सकते हैं कि सरकार को किस आधार पर कार्य करना चाहिए ताकि हर नागरिक का कल्याण हो और विकास हो। यहाँ पर रॉल्स साहब ने न्याय के बारे में एक चीज और कही, जिसका नाम है बच्चों संपूर्ण न्याय और पूर्ण रूपेण न्याय। और ये न्याय की परिभाषा किसने दी? जॉन रॉल्स साहब ने दी थी। जॉन रॉल्स साहब ने कहा कि योग्यता या समानता या आवश्यकता के आधार पर न्याय नहीं किया जाए, न्याय नहीं की जाए। न्याय को परिणाम के दृष्टिकोण से देखने वाले थे कौन? जॉन रॉल्स साहब। जॉन रॉल्स साहब का कहना था कि वस्तुओं के निर्धारण में असमानताएं होनी चाहिए। सरकार जो भी वस्तुओं का निर्धारण कर रही है उनमें असमानताएं नहीं होगी, तब तक हम हर व्यक्ति को समान नहीं कर पाएंगे। विशेष लोगों को विशेष सुविधाएं, विशेष लोगों के साथ विशेष बर्ताव करना जरूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी बच्चों कि एक कतार में लाइन लगी हुई, एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उस कतार में खड़ा होता है, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को आगे ले जाया जाता है कि आप अपना काम पहले करवाइए। तो क्या हमें असमानता लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम समान स्थिति वाले हैं, इसलिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। लेकिन वो विशेष व्यक्ति है तो उसके साथ विशेष बर्ताव किया जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, वो अपने कार्य को इजीली नहीं कर पाएगा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि संपूर्ण न्याय क्या कहना चाहता है। जॉन रॉल्स ने संपूर्ण न्याय, पूर्ण रूपेण न्याय के बारे में बताया। देखिए, वस्तुओं के निर्धारण संबंधित समानताएं उचित है यदि वे असमानताएं समाज के पिछड़े सदस्यों के हित में क्या कर रही हो? काम कर रही हो। संपूर्ण न्याय समस्त परिणाम को स्वीकार करता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब है कि आपने इतनी चीजें पढ़ी न्याय के बारे में, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है। आपने देखा कि न्याय प्राचीन काल में नैतिकता से जुड़ा हुआ था, मध्य काल में आकर के धर्म से जुड़ गया, न्याय आधुनिक काल में वितरक न्याय, इसके अलावा आम आदमी के साथ भी न्याय होना चाहिए। समाज की मुख्य धारा से जो जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना, ये सब न्याय के अंतर्गत आते जा रहे हैं। तो न्याय की परिभाषा परिवर्तनशील है। न्याय की एक, जिसको जो मिले उचित रूप से सभी को जो मिलना चाहिए वो मिले, वही न्याय है बच्चों। तो न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है, निरंतर विकसित होने वाली धारणा है। अवसर की समानता की अवधारणा शर्तों से जुड़ी हुई है। समाज के प्रतिष्ठित पदों एवं आय का सही विश्लेषण करना ही क्या है बच्चों? न्याय है। समाज की प्रतिष्ठा और आय का सही विश्लेषण करने का कार्य न्याय करता है। अब बच्चों, कि न्याय को हमने क्यों सुना? अगर स्वतंत्रता और समानता को
सामंजस्य स्थापित करना है तो हमें न्याय के बारे में राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना पड़ेगा। तो देखिए, स्वतंत्रता और समानता के साथ न्याय का क्या संबंध है, और जहां स्वतंत्रता और समानता का न्याय के साथ संबंध है तो इसका मतलब है नागरिकों के साथ भी संबंध है। देखो बच्चों, लॉर्ड एक्टन साहब और टॉकवेली साहब ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है किसकी, कहा है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत है, स्वतंत्रता और समानता असंगत है। मतलब यह है कि कई बार होता है कि स्वतंत्रता पर जोर देने के कारण समानता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस समय न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि किस प्रकार स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित की जाए ताकि सभी लोगों का हित हो, सभी व्यक्तियों के साथ न्याय हो। तो न्याय स्वतंत्रता और समानता का उचित मिश्रण करती है। स्वतंत्रता तथा समानता का उद्देश्य क्या है बच्चों? न्याय करना है, हर व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसे मिले, यही स्वतंत्रता का ध्येय है और यही समानता का ध्येय है बच्चों। तो न्याय की दो धारणाएं हैं, स्वतंत्रता और समानता। तो आज हमने नागरिकों के अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्यों, सरकार की कार्यप्रणाली, स्वतंत्रता, न्याय और समानता का राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया। आज हमारा राजनीति विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र का चैप्टर पूरा हो गया है। अगले भाग में हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।